Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start off our discussion with the next subsection, which is gaseous exchange in animals. So अब हम next subsection के साथ अपनी discussion जो है इसको start करेंगे, जो कि है about the gaseous exchange in the animals. All right. तो इस सबसेक्शन के अंदर दो ही सेगमेंट्स में हमारी डिस्कशन है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे एंड सेकेंडली विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन वेरियस एनिमल्स। फिर हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैरी आउट कैसे की जा रही है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, इन मोस्ट एनिमल्स एपिथेलियम व्हिच सेपरेट्स एयर एंड ब्लड इज डैश सेल और सेल्स थिक। जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो कितने सेल्स थिक होती है? रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ये कितने सेल थिक होती है? तो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज 2, इट्स 2 सेल थिक। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बात करते हैं कि दिस इज बेसिकली थिन एंड मॉइस्ट, राइट। वो सरफेस जहां से भी गैस एक्सचेंज होनी है, राइट, उसके फीचर्स कौन कौन से होंगे हम इसके डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जैसे ये वी गॉट द एल्वियोलस, राइट, से ये एल्वियोलस के हमारे पास ये सेल्स हैं एल्वियोलस की लाइनिंग के अंदर। हियर वी हैव गॉट द कैपिलरी, यहाँ पे फ्लैट सेल्स हैं अगेन कैपिलरी की लाइनिंग के अंदर। तो हियर वी गॉट आल्सो द अदर फ्लैट सेल्स, ये है कैपिलरी, सो दिस इज कैपिलरी एंड दिस इज एल्वियोलस। तो अब ये वाली जो सरफेस है यू सीन है, यहाँ से ऑक्सीजन ने एल्वियोलस के ल्यूमेन से मूव करना है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव करना है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलस। अब ये जो सरफेस है, दिस पर्टिकुलर सरफेस हम कहते हैं ये सरफेस है फॉर द गैस एक्सचेंज। अब इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये थिन है, अगर थिक होगी ऑफ कोर्स गैस एक्सचेंज नहीं हो सकेगी। सेकेंडली ये मॉइस्ट है, राइट, अगर ऑफ कोर्स ये मॉइस्ट नहीं रखेंगे हम इस सरफेस को तब भी गैस एक्सचेंज जो वो नहीं प्रॉपरली हो पाएगी, राइट। सो वैसे भी अगर मॉइस्ट नहीं है तो ये ब्रिटल भी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, राइट। और उसके बाद फिर लार्ज सरफेस एरिया, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है इसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है ताकि एफिशिएंसी के साथ गैस एक्सचेंज हो पाए एंड इट्स वेंटिलेटेड। यू सीन हियर कि ये जो एल्वियोलस का ल्यूमेन है, राइट, इट्स कंटीन्यूअसली बीइंग वेंटिलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग, राइट। सो या पुल्मोनरी वेंटिलेशन के जरिए मुसलसल एल्वियोलाई की वेंटिलेशन हो रही होगी, राइट। सो ये जो देखिए टेक्निकली ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस हमारी है ये वेंटिलेटेड है एंड यूजुअली लिंक विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इट्स लिंक्ड विद दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो पुल्मोनरी कैपिलरी है ये किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमने देखा कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इट इज कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। और एक और चीज आप यहाँ पे अगर नोट करें, देखें कि अगर थिकनेस आप देखें कितने सेल थिक है रेस्पिरेटरी सरफेस, दिस इज 1 सेल एंड हियर वी गॉट अनदर सेल, दिस वन अनदर सेल, सो ये 2 सेल थिक है। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हेन वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल makes its way from the lumen of alveolus into the lumen of the pulmonary capillary, it crosses how many cells? Answer is 2. How many cell membranes? Answer is 4. क्योंकि एक ल्यूमिनर और बेसल सरफेस, तो दोनों की ल्यूमिनर और बेसल सरफेस कुल मिला के 4 मेम्ब्रेन्स जो वो क्रॉस होंगी, राइट। एंड हाउ मेनी लिपिड बाइलेयर्स? अगेन 4, क्योंकि एक मेम्ब्रेन में 1 लिपिड बाइलेयर होती है। एंड हाउ मेनी लिपिड लेयर्स? आंसर वुड बी 8, क्योंकि एक लिपिड बाइलेयर के अंदर 2 लिपिड लेयर्स होती हैं। सो इस तरह से एग्जाम में यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे जा सकते होते हैं। एनीवेज, सो इट्स मोस्टली इट्स 2 cell thick. And now let's talk about the respiration in various animals. So I have got a question for you. Gases exchange in hydra occurs through A option is ectoderm, B option is endoderm, C option is mesoglea, and D option is both A and B. The best response to this question is both A and B. कि hydra के अंदर जो gases exchange है वो ectoderm endoderm दोनों से हो रही होती है। Exchange of gases in earthworm mainly occurs through which organ? A option is skin, B option is vocal cords, C option is lungs, and D option is gills. तो earthworm में जो exchange of gases है वो किस तरीके से होनी है? Skin, vocal cords, lungs और gills,
द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज स्किन। अभी हम आगे चल के इसको इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। तो यू सीन हियर, इफ यू टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन हाइड्रा, तो हाइड्रा की जो बॉडी है यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ दो लेयर्स हैं सिंपल सी, एक एंडोडर्म है, दूसरी एक्टोडर्म है, दरमियान में मिजोग्लिया है। तो बहुत ही सिंपल सी बॉडी है, कोई सेल्स ऐसे नहीं है जो कि एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, बहुत दूर है कि हमें एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेके उन सेल्स तक पहुंचाने के लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। सो जो सीन है, जो इनर लेयर है वो डायरेक्टली ऑफ कोर्स जो भी वाटर इसके अंदर आएगा विद फूड, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन भी होगी, वहीं से ऑक्सीजन ले लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देनी है। सेम जो इसके आउटर सरफेस है उसने भी क्या करना है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेनी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देनी है, एंड सो ऑन। सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट for fulfilling all the needs of the gas exchange for the hydra. सेम आइडिया प्लेन एरिया के बारे में भी है, ये भी एक फ्लैट इसकी बॉडी है ये ऑफ कोर्स इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन स्टिल इसकी बॉडी इतनी सिंपल है कि कोई बहुत ज्यादा लाइक इन डेप्थ में जाके सेल्स नहीं है, एनवायरनमेंट से बहुत रिमोटली प्रेजेंट सेल्स नहीं है, जो किसी जो बॉडी है वो भी फ्लैट है, इसने भी एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेनी है और एनवायरनमेंट डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो वो दे देनी है। सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से ही सारा का सारा काम ही हो जाता है, राइट। इसको भी कोई लंबा चौड़ा सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं है। ऑलराइट, हाँ, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म की, दिस इज समवट डिफरेंट। सो अर्थवर्म जो है ऑफ कोर्स इसकी जो बॉडी है वो राउंडेड है, इसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन के साथ मुकम्मल काम नहीं होना। We have to have some mechanism so as to fulfill the oxygen needs of this particular animal, that is earthworm, और इस तरीके से we need some mechanism so as to get rid of carbon dioxide for this particular animal। तो इसमें देखें कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये डिसॉल्व होती है इन द स्किन, राइट। सो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से स्किन के अंदर डिसॉल्व होगी, व्हिच इज केप्ट मॉइस्ट बाय द ग्लैंड्स एंड द सिलोमिक फ्लूइड थ्रू डॉर्सल पोर्स। सो सिंपली अब ये कह लें कि अगर हमारे पास से ये अर्थवर्म है, राइट, तो इसके अंदर होता क्या है, इसकी जो स्किन है उसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती है। ये इसके अंदर मे बी से ब्लड वेसल है, ये स्किन जो है इसके अंदर बहुत सारे ऑफ कोर्स कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो स्किन जो है यहीं से इस स्किन को मॉइस्ट भी रखा जा रहा है म्यूकस ग्लैंड्स के जरिए और सिलोमिक फ्लूइड के जरिए, तो यहीं से ऑक्सीजन इसके अंदर स्किन के अंदर डिफ्यूज किया जा रहा है। और ऑक्सीजन जो है फिर इट विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे एक पैराडॉक्स है कि आमतौर पे हीमोग्लोबिन के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम यही स्टडी करते हैं कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स, बट इन द अर्थवर्म देयर आर नो आरबीसीज, देयर आर नो आरबीसीज। अर्थवर्म में आरबीसीज नहीं होते। सो वेयर इज द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट? इट्स सिंपली dissolved in the plasma. So this is the paradox here. ये बात अपेरेंटली गलत लगती है लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अर्थवर्म के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है एंड अल्टीमेटली सप्लाइड टू द सेल्स। सो सिंपली ऑक्सीजन आई, स्किन के ऊपर डिसॉल्व हुई जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड है, ऑक्सीजन जो वो ब्लड में गई, वहां पे प्लाज्मा के अंदर जो डिसॉल्व हीमोग्लोबिन है उसके साथ अटैच हुई, उसके लॉन्ग बॉडी में उसने ट्रेवल किया, राइट, और सेल्स तक चली गई इस तरह से, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रैक को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। सो दैट्स हाउ एक्चुअली द गैस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थवर्म, राइट। सो इसमें अब देखें कि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो सरफेस स्किन के ऊपर जो वेस्कुलराइज स्किन है जिसके अंदर कैपिलरीज हैं वहां पे आके वो डिफ्यूजन के जरिए वहां पे वो एंटर हुई अल्टीमेटली इनटू द सर्कुलेशन, राइट। और वहां से उसने हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके फार ऑफ सेल्स तक जाना है, सेल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अगेन स्किन तक आना है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज हो जाना है एंड सो ऑन। सो हियर वी हैव गॉट अ क्वेश्चन, इन कॉकरोच how many spiracles are present in thoracic and abdominal region respectively? A option is 2 and 8, B option is 8 and 2, C option is 4 and 6, D option is 4 and 16. The best response to this question is 2 and 8 क्योंकि total 10 pairs होते हैं जिसमें से जो 2 thoracic और 8 abdominal region के अंदर होते हैं। In cockroach, blood takes part in the transport of which thing? Carbon dioxide, oxygen, food, all of these. Best response to this question is food. ये एक पैराडॉक्सिकल सा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर जो ऑफ कोर्स जो गैसेस एक्सचेंज है like that's taking place via a unique
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद सिस्टम, इसके अंदर जो ब्लड है बेसिकली वो मेनली फूड को ट्रेवल करवाने के लिए है। जो गैसेस की ट्रेवलिंग है वो डिफरेंट वे से होती है। आमतौर पे ये होता है कि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और फूड ट्रेवल करती है, लेकिन दिस इज एक्सेप्शन है, राइट। कॉकरोच के अंदर जो ब्लड है इसने फूड को ट्रेवल कराना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेवल इसने नहीं कराना होता। ये पैराडॉक्सिकल इन्फॉर्मेशन है, लगती गलत है, ठीक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन another question, air is directly supplied by dash to living tissues in cockroach. A option is spiracles, B option is tracheoles, C option is alveoli, and D option is plasma. So air जो है, this is directly supplied to the tracheoles in the plasma, tracheoles in the cockroach. Another question, in cockroach when abdomen expands then how many pairs of spiracles open? जब abdomen expand करेगा तो स्पेराकल्स के कितने पेयर्स ओपन होंगे, 4, 6, 5 या 8? The best response to this question is 4, alpha. So now let's talk about the respiration in cockroach. तो इसके अंदर होता है ट्रेकियल सिस्टम, कॉकरोच में होता है ट्रेकियल सिस्टम, राइट। तो इस ट्रेकियल सिस्टम में होता क्या है, स्पेराकल्स होते हैं जो कि 10 पेयर्स होते हैं लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी पे, राइट। 2 in the thorax and 8 in first 8 abdominal segments. अब पता है कि इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो इसके अंदर टोटल 8 पेयर्स होते हैं स्पिराकल्स के, राइट। और वो क्या कहते हैं, लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर्स होते हैं थोरैक्स रीजन में और 8 पेयर्स होते हैं इन द फर्स्ट 8 बॉडी सेगमेंट्स, राइट। स्पिराकल्स दे ओपन अप इनटू द ट्रेकिया व्हिच ओपन अप इनटू द ट्रेक्यूल्स व्हिच अल्टीमेटली आर एसोसिएटेड विद द हेड सेल्स, राइट। तो ये जो है ये सीक्वेंस है। तो इसमें देखिए इंस्पिरेशन कैसे होती है, एब्डोमेन जब एक्सपेंड करता है इससे फर्स्ट 4 पेयर्स ओपन हो जाते हैं, फर्स्ट 4, 10 में से 4 आउट ऑफ 10 यू कैन से ओपन हो जाते हैं एंड एयर रशेस इन। फिर जब एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरियर 4 क्लोज हो जाएंगे, जबकि जो 6 आउट ऑफ 10 जो पोस्टीरियर 6 हैं अब ये ओपन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एयर वुड बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। सो सादा सी बात ये है कि एब्डोमेन के एक्सपैंड होने से अगले 4 पेयर से एयर अंदर आ जानी है, एब्डोमेन के कॉन्ट्रैक्ट करने से पिछले 6 पेयर से जो
गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अल्टीमेटली बाहर चली जानी, राइट। सो इस तरीके से इसके अंदर जो है इंस्पिरेशन या इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन हो रही होती है। इसके अंदर आप देखें कि से ये लेटर साइड ऑफ द बॉडी स्पिरिकल है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आएगी ट्रेकियल सिस्टम लॉन्ग ट्रैवल करते करते उसने एंड सेल तक जाना है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ने प्रोड्यूस होना एंड सेल के अंदर ऑपोजिट पाथ फॉलो करते करते उसने क्या वो वापस एनवायरनमेंट में आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि से ये कॉकरोच की कॉकरोच से इफ यू गॉट दिस कॉकरोच, राइट, कॉकरोच अगर है ये की लेटरल साइड ऑफ द बॉडी है, राइट। सो सिंपली ये अगर समझिए उसकी लेटरल साइड, तो यहाँ पे इसकी लेटरल साइड पे से अगर ये कॉकरोच है हमारे पास, जस्ट जियोग्राफिकल फोटोग्राफ है, इसकी जो लेटरल साइड्स हैं जहाँ पे आप समझें कि ये स्पिरकल्स ये प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट। तो स्पिरकल्स लीड टू द ट्रेकिया and trachea they lead to the tracheoles. Tracheoles ultimately are associated with the end cells. So oxygen ने all the way spiracles के जरिए ट्रेवल करते करते स्पिरकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकियोल अल्टीमेटली एंड सेल तक जाना है, जहां पे ऑक्सीजन यूज हो जाना है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी है। एग्जैक्टली ऑपोजिट पाथ फॉलो करते करते कार्बन डाइऑक्साइड ने जो वो बाहर एनवायरनमेंट में आ जाना। हाँ, ये अलग बात है कि अगले 4 पेयर्स के जरिए इंस्पिरेशन और पिछले 6 पेयर्स के जरिए एक्सपिरेशन होनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरकल्स। स्पिरकल्स के अगले 4 पेयर्स के जरिए इंस्पिरेशन होनी है और पिछले 6 पेयर्स के जरिए एक्सपिरेशन होनी है, राइट। तो दिस इज अनदर फोटोग्राफ जिसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि ये सीन है कि इसके अंदर भी स्पिरकल्स ही दिखाए गए हैं। तो ग्रास ऊपर के अंदर भी बेसिक आइडिया जो है सेम है, कॉकरोच के अंदर भी बेसिक आइडिया सेम है, इनके अंदर यही वाला सिस्टम होता है। तो इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर ये जैसे हमारे पास ग्रास ऊपर है, तो इसके अंदर भी बेसिक आइडिया जो है सेम ही है इसका रेस्पिरेशन का, गैस एक्सचेंज के जैसे कॉकरोच के अंदर है। इंसेक्ट्स दोनों स्पिरकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेक्योल, ट्रेक्योल से एंड, राइट। सो सेम आइडिया जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया। सो हियर वी हैव गॉट अ क्वेश्चन, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिश? A option is lungs, B option is air sacs, C option is gills and D option is trachea. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फिश के अंदर कौन से हैं? बेस्ट रिस्पांस इज गिल्स। Another question, in fish oxygenated blood is carried to A option is heart, B option is various parts of the body, C option is gills and D option is both B and C. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ लेके जाया जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज द जनरलाइजेशन कि ऑक्सीजन जो वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ भेजी जानी है। And in fishes, deoxygenated blood from the various parts of the body enters heart, gills, gill slits or operculum. The best response to this question is ultimately it enters the heart. So अगर हम respiration की बात करें in fish, तो gills के जरिए होनी है। 4 से 5 pairs of gills present होते हैं, either visible or placed in bronchial cavities covered with operculum. So अगर हम fish को देखें, इसके अंदर 4 से 5 pairs होते हैं gills के, जो कि या तो विजिबल होंगे या उनके ऊपर ओपर्कुलम या लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो गिल्स के अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है? ये जस्ट ग्राफिकल फोटोग्राफ है, जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये गिल है। इसके अंदर अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि माउथ के जरिए वाटर एंटर होगा और गिल स्लिट्स में से गुजरता हुआ अल्टीमेटली वो बड़े कॉम्प्लेक्स पाथवे से गुजरता हुआ अल्टीमेटली उससे बाहर चले जाना है। माउथ के जरिए वाटर एंटर होगा और गिल स्लिट्स के जरिए बाहर चला जाएगा। जबकि गिल्स के अंदर ही अरेंजमेंट होती है कि ब्लड जो है वो भी उसके अंदर ट्रेवल कर रहा होता है, राइट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो व्हेन ब्लड एंड द वाटर containing oxygen, when they come in close proximity with each other in the gills, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जानी है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर आ जानी है। तो दैट्स हाउ द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द फिश, राइट। सो सादा सी बात ये है, मुंह से पानी एंटर होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन है और वो गिल्स में जाएगा, वहां से अल्टीमेटली वो गिल स्लिट्स के जरिए बाहर निकल जाएगा। लेकिन गिल्स के अंदर ही चूंकि वहां पे ब्लड प्रेजेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, यानी कि ब्लड की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो जो वाटर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो से ऑपोजिट होती है। इससे बेसिकली ज्यादा एफिशिएंटली गैस एक्सचेंज हो पाती है। तो व्हेन द ऑक्सीजन व्हेन द you seen here, when the blood and the water they come in close proximity with each other, they exchange gases with each other, simply diffusion के जरिए जो गैस एक्सचेंज हो जाए। सो हमने देखा अभी तक जहां जहां पे भी हमने गैस एक्सचेंज को स्टडी किया है, गैसेस एक्सचेंज को जब हमने स्टडी किया है, तो हर जगह पे जो बेसिक एक प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। हमने कहीं पे भी कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी।
तो जब भी कभी आप देखें कि किसी मेम्ब्रेन के क्रॉस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल कर रही है, हमेशा इसने ट्रेवल करना है वाया द सिंपल डिफ्यूजन। ये आप देख भी सकते हैं कि ये फिश है, तो ये यू सीन है, ये इसका माउथ है, ये हमारे पास या वो गिल स्लिट्स हैं, तो माउथ के जरिए वाटर एंटर होगा, गिल्स के अंदर वाटर जाएगा और गिल स्लिट्स से जरिए उसने बाहर आ जाना है। तो गिल्स के अंदर ही अरेंजमेंट है, जैसे आप देखें कि जैसे आप देखें कि गिल्स के अंदर ही अरेंजमेंट ऐसी है कि एक तरफ से जब वो वाटर जा रहा है और दूसरी तरफ जब वही उसके अंदर ब्लड भी ट्रेवल कर रहा है, तो ब्लड और वाटर के दरमियान गैस एक्सचेंज है वो गिल्स के अंदर हो जाती है। So that was about the respiration in fish, and now let's talk about the respiration in frog. तो frog के अंदर जो respiration होती है, it takes place via skin, जिसको हम cutaneous respiration कहते हैं, और via the buccal cavity, जिसको buccal respiration कहते हैं, and the lungs, जिसको हम pulmonary respiration कहते हैं. So frog के अंदर respiration के multiple ways हैं. तो इसके अंदर skin के जरिए cutaneous respiration भी होती है और buccal respiration भी होती है buccal cavity के जरिए, right? स्ट्रेट अवे स्किन से या बगल कैविटी से डायरेक्टली एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट हो जाना है। और थर्डली इवन लंग्स के जरिए जो है वो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होती है। तो जो एक्टिव लाइफ होती है उसके अंदर, फ्रॉग की जो एक्टिव लाइफ है उसके अंदर तो ज्यादा जो लंग्स के जरिए ही उसकी रेस्पिरेशन कैरी आउट की जा रही है, गैस एक्सचेंज। लेकिन जब फ्रॉग जब वो हाइबरनेट हुआ होता है, राइट, तो उस वक्त जो है वो कुटेनियस रेस्पिरेशन दैट इज यू सीन हियर, दैट्स मोर एक्टिव यू कैन से। तो एयर जो है जाना है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के जरिए, ये हम अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो एयर ने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के जरिए इंटरनल नॉस्ट्रल्स तक जाना है, वहां से बसल कैविटी और वहां से फिर फेरिंक्स ट्रेकिया से अल्टीमेटली लंग्स में चले जाना है, जहां पे गैस एक्सचेंज कैरी आउट की जाएगी एंड ऑपोजिट पाथवे जो है वो फॉलो होगा फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन के लिए ये पाथवे है कि एयर से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, बसल कैविटी, फेरिंक्स, फेरिंक्स और लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एग्जैक्टली जो है वो opposite pathway. Now, I have question regarding the respiration in birds. Respiration in birds जो है ये खासा एक complicated topic है, और मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को बुक को बार बार पढ़ने के बावजूद भी ये टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे हिसाब से बुक राइटर ने जब रेस्पिरेशन इन बर्ड्स को लिखा है तो उसने इस चीज की एहतियात की है कि पढ़ते हुए किसी को समझ नहीं आनी चाहिए, राइट। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड करके सादा सादा सी बातों को लिखा हुआ है, जिस वजह से बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाते, लाइक दे रीड इट अगेन एंड अगेन एंड दे आर अनेबल टू इमेजिन कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग देयर, right? So I will try to deliver this information to you people in the simplest possible way, ताकि आज के बाद respiration bird से related आपको कभी भी कोई confusion ना हो as far as the biology is concerned. तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, parabronchi of birds are comparable to which part of mammals? A option is air sacs, B option is alveoli, C option is bronchi and D option is trachea. तो जो parabronchi हैं birds के, ये mammals के alveoli जैसे हैं, best response is beta. Another question, counter current exchange mechanism is seen in which part of birds? Air sacs, alveoli, parabronchi, all of these, and the best response to this question is parabronchi. So वहां पे basically counter current exchange mechanism होता है, अभी हम इसको देखते हैं ये कैसे होता है. Another question, in birds, air sacs are inflated when ribs are articulated in which direction? Forward and downward, forward and upward, backward and upward, backward and downward. Best response to this question is forward and upward. Straight away memory based question है, book की straight line है. A parabronchus is, A option is open from two ends, small blood vessel, leads to alveoli, is found in all vertebrates. And the best response to this question is it's open from the two ends. दोनों ends parabronchi के ये open होते हैं. The respiratory system is most efficient in man, bird, fish or snake. तो सबसे ज्यादा जो metabolically active organisms हैं वो birds हैं, और of course more metabolism the more oxygen you need. So सबसे ज्यादा जो efficient, इसका मतलब है गैस एक्सचेंज का सिस्टम होगा, it would be in the birds. So best response is beta. How many air sacs are present in most birds? A option is 3, B option is 6, C option is 9 and D option is 1. कितने air sacs present हैं in most birds, right? The best response to this question is 9. ये तो memory based information है. So now let's talk about the respiration in birds. In birds, there is a big time problem for them. Problem क्या है birds के लिए? कि problem ये है कि they are metabolically very very active. अब just imagine करें
कि आपने जो है अपने आपने डंबल्स को उठा के आपने मुसलसल एक्सरसाइज करनी, एंड यू जस्ट इमेजिन यू हैव टू डू इट फॉर सेवरल आवर्स, राइट? इवन लाइटेस्ट वेट के साथ भी आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, राइट? तो अब आप देखें कि जो बर्ड्स हैं ये किस तरह से कई कई घंटे जो है ये बगैर रेस्ट किए दे कीप ऑन फ्लाइंग, so they are tremendously metabolically active, right? And if they are tremendously metabolically active, somehow they for flying they need tremendous amount of ATP. For tremendous amount of ATP, they need to produce tremendous amount of ATP. For producing tremendous amount of ATP, they need to carry out tremendous amount of the cellular respiration. And for carrying out this tremendous amount of cellular respiration, they need tremendous amount of oxygen. एंड द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कब आएगी? जब बहुत ही एफिशिएंट इनके पास गैस एक्सचेंज का सिस्टम होगा, राइट? सो इनको लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एंड दे आल्सो हैव टू फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड्स। इन्होंने बुलंदियों पे भी उड़ना होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता है कि कम होता है, राइट? सो इस वजह से भी अब देखें, एक तो ये पहले मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ऊपर से लाइक ये कितने ऊंचे उड़ रहे हैं जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उल्टा कम है, राइट? तो बजाय ज्यादा होने के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो एक तो उन्हें उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और लेकिन एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन और भी कम है, सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम एट द टॉप ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको बहुत ही कोएफिशिएंट किस्म का गैस एक्सचेंज सिस्टम चाहिए। तो इस वजह से तो इनके अंदर बहुत सारी अडेप्टेशंस जो डेवलप हुई हैं। तो इसका इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बर्ड्स ने कैसे निकाला है, तो वो इस तरह से निकाला है कि सीन है कि एज बर्ड ब्रीथेस इन draws air into the lungs where oxygen is extracted and air is pulled into the air sacs। तो देखिए, जब बर्ड सांस लेता है, जब वो ब्रीथ इन करता है, तो उस वक्त क्या होगा, लंग्स के अंदर एयर जो वो ड्रा करता है जहां से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट की जाती है। लेकिन साथ एक बड़ा स्पेशल काम होता है, वो ये होता है कि एयर जो है वो एयर सैक्स में पुल की जाती है। अब एयर सैक्स जो है दे रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इवन पेनिट्रेट सम ऑफ द बोन्स, और ये 9 इन नंबर होते हैं द मोस्ट बर्ड्स, राइट? इसको मैं एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। आप देखें कि समहाउ जस्ट इमेजिन करें कि ये इसका जो है बेसिकली समझ लें कि ये बर्ड का ट्रेकिया है, राइट? और अल्टीमेटली इट्स लीडिंग टू द लंग ऑफ द बर्ड। देखिए, जब बर्ड ने इनहेल करना है, एयर ने आना है कहां? लंग्स में आ जाना है, और लंग्स आगे जो है वो इस एयर सैक्स, ये सैक है, दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन, ये सारी क्या है? ये एयर सैक्स है। तो जब बर्ड ने इनहेल करना है तो ऑक्सीजन लंग के अंदर भी आनी है, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो इन एयर सैक्स के अंदर भी भर जानी है, राइट? बट यहाँ पे गैस एक्सचेंज ठीक है। अब जब बर्ड देखें एयर आई, वो इनके अंदर भी फिल इन हो गई एयर सैक्स में, और उसके बाद फिर लंग्स के अंदर भी आ गई जहाँ गैस एक्सचेंज हो गया इनहेलेशन के दौरान। अब ब्यूटी ये है कि जब बर्ड ये वाला एक्सहेल करेगा, जब ये एक्सहेल करेगा, तो ये वाली जो एयर है, ये वाली जो एयर सैक्स है, इनके अंदर जो एयर है, इसने दोबारा लंग्स में से गुजरना है, दोबारा लंग्स में से गुजर के बाहर जाना है, राइट? सो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि द एयर सैक्स दे एक्ट एज बेलोज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इन द बर्ड्स। अब बेलोज हम किसको कहते हैं? अगर आप कभी गांव में गए हो तो वहां पे आग जलाने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको वो फूकनी बोलते हैं, कि फूकनी की मदद से वो एयर का प्रेशर जो वो बिल्ड करके वो आग जलाते हैं, राइट? सो ये भी फूकनी की तरह सारे के सारे ये काम करते हैं। और ऑक्सीजन जो एयर है, जो कि एयर सैक्स के अंदर है, दैट मेक्स इट्स वे टू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। दिस इज अ ट्रेमेंडस अडेप्टेशन। जो सीन है कि इंस्पिरेशन के दौरान तो आपने सुना होगा कि इंस्पिरेशन के बाद जो गैस एक्सचेंज हो रही है, लेकिन एक्सपिरेशन के दौरान भी दे हैव मैनेज्ड टू एक्सचेंज देयर गैस। तो ये सांस जब अंदर निकाल रहे हैं या जब इवन सांस बाहर अंदर ले रहे हैं, सांस जब बाहर निकाल रहे हैं, दोनों सिचुएशंस के अंदर इनके अंदर गैस एक्सचेंज जारी है। सो दिस इज द की अडेप्टेशन हियर। अब हम इसको जरा डिटेल से पढ़ते भी हैं दोबारा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। देखिए, as bird breathes in, draw air to the lungs where oxygen is extracted, and air is pulled into the air sacs, which reach all parts of the body and penetrate some of the bones, which are 9 in number in most birds. So air sacs, they are 9 in number in most birds. As bird breathes out, oxygenated air in air sacs is forced back to the lungs. Air sacs act as bellows, फुगरी की तरह काम करते हैं। It allows birds to extract oxygen when it exhales.
So this is wonderful thing to have कि exhale करते हुए gas exchange हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएफएस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज ये जो पावरफुल अडेप्टेशन है ये बर्ड्स के पास है। एंड यू सीन हियर द बर्ड्स लंग्स आर फिल्ड विद हॉलो थिन वॉल्ड पैराब्रोंकाई। तो एल्वियोलाई की बजाय बर्ड्स के लंग्स के अंदर क्या चीजें होती हैं? पैराब्रोंकाई। लाइक एल्वियोलाई जो है उनका मसला ये है कि दे आर ब्लाइंड एंडेड। एयर ने आना है तो यहाँ से एयर ने कोर्स वापस जाना है, राइट? इनकी जस्ट एक ही ओपनिंग होती है। जबकि जो पैराब्रोंकाई है दे आर लाइक दिस, दे आर ओपन एट बोथ एंड्स। तो पैराब्रोंकाई जो है जैसे एल्वियोलाई के गिर्द कैपिलरीज है तो पैराब्रोंकाई के गिर्द भी कैपिलरीज है, लेकिन फर्क इतना है कि इनके टू वे ट्रेवल होता है, राइट? तो इसके अंदर ट्रेवल है, सॉरी ये इनके अंदर जो ट्रेवल है ये लाइक वन वे है क्योंकि इसकी ओपनिंग वन वे ट्रेवल है कि टू ओपनिंग्स है। Birds lungs filled with a hollow thin walled parabronchi instead of alveoli where gas exchange occurs. So parabronchi allow air to pass through them in both the directions. So बहरहाल सीन है कि अब देखें कि इनकी टू ओपनिंग्स हैं, इनके अंदर वंस अगेन मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि टू ओपनिंग्स हैं और इसके बावजूद इसके अंदर जो एयर का फ्लो है वो टू वे ही होना है, राइट? अब देखें जस्ट इमेजिन करें इनहेलेशन के दौरान इसके अंदर ऑक्सीजन आई और वो ऑक्सीजन जो वो ब्लड में चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसके अंदर आ गई। एक्सहेलेशन के दौरान अब दोबारा क्या होगा? एक्सहेलेशन के दौरान देखें अब दोबारा जो एयर है इसी के अंदर, इसी पैराब्रोंकाई के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अब दोबारा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर आ जाएगी, राइट? सो पैराब्रोंकाई टू इसकी ओपनिंग्स है, राइट? ये ओपन एट बोथ एंड्स है और बाई डायरेक्शनल फ्लो को ये अलाउ करता है और मैक्सिमम गैस एक्सचेंज को अलाउ करता है। अगर ये एक एंड से बंद होता तो ऑफ कोर्स एक्सहेलेशन के दौरान इसके अंदर एयर कहां से आती, राइट? तो इसके अंदर अगर एक्सहेलेशन के दौरान एयर ना आती तो फिर एक्सहेलेशन के दौरान गैस एक्सचेंज भी नहीं हो पाती। तो सिंपली आप ये कह लें कि जो पैराब्रोंकाई हैं दे आर कंपेरेबल, दे आर एक्चुअली द अल्टरनेट, आई वुड नॉट से कंपेरेबल क्योंकि ओपनिंग इनकी टू है, अल्टरनेट ऑफ alveoli in the lungs of the human beings, right? फर्क इतना है कि इनकी टू ओपनिंग्स हैं, एयर इनके अंदर बाई डायरेक्शनल फ्लो करती है। इनहेलेशन के दौरान एनवायरनमेंट से एयर आएगी, गैस एक्सचेंज होगा। एक्सहेलेशन के दौरान जो एयर सैक्स हैं वो पुगनियों के तौर पे काम करते हुए वो इसके अंदर एयर भेजेंगे, पैराब्रोंकाई के अंदर इनके अंदर एयर भेजेंगे, वहां से फिर गैस एक्सचेंज होगी। सो इनहेलेशन में भी गैस एक्सचेंज, एक्सहेलेशन में भी गैस एक्सचेंज, और इसका जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है? टू द एयर सैक्स एंड द पैराब्रोंकाई को, कि इनके इंटरप्ले से बड़े पावरफुल तरीके से जो वो बर्ड्स के अंदर गैस एक्सचेंज हो रही है। अब जस्ट इमेजिन बर्ड हाई एल्टीट्यूड पे, हाई स्पीड पे घंटों से फ्लाई कर रहा है, लेकिन वो इनहेल करते हुए भी गैस एक्सचेंज करता है, वो एक्सहेल करते हुए भी गैस एक्सचेंज करता है। तो भले ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, लेकिन इन अडेप्टेशंस की मदद से स्टिल उसकी जो नीड्स हैं ऑक्सीजन की वो स्मूथ फुलफिल होती चली जाएंगी, राइट? So this is about the respiration in the birds. यहाँ पे एक ये वर्डिंग है सिरिंक्स है। सिरिंक्स बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है बर्ड्स के अंदर जिसकी मदद से वो साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट? तो हमारे अंदर जैसे वोकल जो हमारे अंदर बेसिकली जो है ना, जैसे हम वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से हम लिरिक्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके अंदर जो सिरिंक्स के अंदर जरिए जो साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? तो यू सीन हियर इसके अंदर देखें किस तरह से जब वो बर्ड के अंदर वो एयर अंदर आई, एयर आके लंग्स से होते हुए वो डिफरेंट पूरी बॉडी में एयर सैक्स के अंदर चली गई, राइट? और जब इसने एयर को एक्सहेल करना है तो एक्सहेलेशन के दौरान दोबारा एयर सैक से एयर ने लंग्स की पैराब्रोंकाई से होते हुए बाहर आना है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों के दौरान जो वो गैसेस एक्सचेंज होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट
respiration in animals. I hope that you have enjoyed the process of learning about this subsection with me.